क्या जोलेन। मैं रात के वाकयात की अक्ली और मंतकी तौजीह ढूंढने में गलत नोपेचा था और ये मेरी भूल थी। इस तिलिस्म खाने में अक्ल व मंतिक की क्या गुंजाइश। मुझे खामोश और फिक्र में मुस्तगरक देखकर सरंगा कहने लगा, सैयदी जाबिर, ये खोपड़ी तुम्हारी पास कहाँ से आई? उसने दरियाफ्त किया, क्या रात तुमने कोई मरका सर करने की कोशिश की थी? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बूढ़े सरंगा को क्या जवाब दूं। मुकद्दस खोपड़ी देखकर उसकी आंखों में एक मखसूस चमक पैदा हुई। मुझे गुमान हुआ कि कहीं इस खोपड़ी के हुसूल के लिए सरंगा मुझे कत्ल न कर दे। चुनांचे इसकी बात का जवाब देने के बजाय मैंने करा कि आंखें बंद कर लें। इस तरह मैं सरंगा को टालकर ये फैसला करने का वक्त ले सकता था कि मुझे उसे ये सारा वाकया बताना चाहिए या नहीं। सरंगा अब तक मेरे साथ हसन सलूक से पेश आया था। इसकी रफाकत मेरे लिए बड़ी गनीमत थी, मगर मेरा दिमाग उन पे दर पे नाकाबिल क़ियास वाकयात से परेशान था। मैं कुछ देर सुकून चाहता था, लेकिन सुकून इस जजीरे में कदम रखते ही हमसे जुदा हो गया था। उधर मैंने आंखें बंद की, उधर झोंपड़ी के दरवाजे पर शोर हुआ। फिर रोशनी के साथ ही एक खूनखार दिव्हैकल हबशी, गले में बड़े बड़े कड़े डाले, जिस्म पर नक्शो निगार बनाए अंदर दाखिल हुआ। इसकी सूरत इतनी खौफनाक और भयानक थी कि मुझे झुरझुरी आ गई। सरिता ने अपना सर घुटनों में दे लिया। तुषा और नीरी इस मकरूह शख्स को देखते ही तेजी से उठी और उसके कदम चाय लगे। ये उनकी गहरी अकीदत और इस शख्स की अजमत और बरतरी का सबूत था। लेकिन वो शख्स इन दोनों से बेनियाज फ्लोरा को देख रहा था। इसे देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने झुककर फ्लोरा का एक हाथ उठाया, उसे सूंघा और फिर इसका हाथ छोड़कर बदन के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लेने लगा। जब वो उठा तो इसकी नज़र मुझ पर पड़ी और हैरत से मुझे घूरने लगा। शोइला। मेरे जहन में जब शव्वाल का नाम उभरा तो मैं सरतापा लरज़ गया। इसकी गर्दन पर सांप झोल रहे थे और अजीबो-गरीब किस्म के कीड़े इसके जिस्म से छटे हुए थे। मुझे देखकर उसकी निगाहों में कहर आ गया। कुछ देर तक वो खूबार अंदाज से घूरता रहा, जैसे मुझे कैद खाने की आखिरी तह में पहुंचाने के मंसूबे सोच रहा हो। सरंगा ने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं पीछे हो जाऊं, लेकिन खौफ व लर्जिश के बावजूद मैंने अपनी आंखें इसकी आंखों से नहीं हटाई। फिर वो मेरे पास जारा काका की खोपड़ी देखते ही चौंक पड़ा। ऐसा लगा जैसे ये मुकद्दस खोपड़ी मेरे गिले में देखकर इसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। इसकी आंखों की सुर्खी गहरी हो गई। वो अपनी ज़बान में मुझसे मुखातिब हुआ, तुमने फरार होने की कोशिश की थी। इसकी ज़बान उसके चेहरे की तरह करख्त और सख्त थी। हाँ, मुकद्दस शोइला में रहम का ख्वास्तगार हूँ, मैंने बमुश्किल तमाम कहा। तुमने हमारे आदमियों को कत्ल कर दिया है, तुम पर देवताओं का कहर नाजिल होगा। शोइला ने हिकारत से कहा। मैंने गिड़गिड़ाकर इससे रहम की अपील की, लेकिन इसने हर बार मुझे देवताओं के कहर व गज़ब से धमकाया। क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ हमारा हुक्म चलता है? तुमने मनमानी क्यों की? उसने शोला बार लहजे में कहा। मुझसे गलती हो गई मुकद्दस शोइला, मैंने आजिज़ी से कहा। तुम्हें इस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तुमने एक गुनाह नहीं कई गुनाह किए हैं। ये कहकर शोइला ने एक चीख बुलंद की और पुश्त पर खड़े हुए नीज़ा बरदारों को इशारा किया। वो मुझसे दूर दूर थे। मैंने इनकार की जुर्रत नहीं की, चुपचाप उनके साथ चलने लगा। मैंने हसरत की एक नज़र सरिता, सरंगा और फ्लोर पर डाली। हर लम्हे ये मालूम होता था कि शायद ये हमारा आखिरी वक्त है। सरिता फूट फूट कर रो रही थी। इसकी इस मोहब्बत पर मेरा दिल भर आया। जब मुझे वो झोंपड़ी के बाहर खुले मैदान में ले गए तो ढोल पीटे जाने लगे। देखते ही देखते वहां एक अम्बो कसीर नजर आने लगा। शोइला कहर व गज़ब के किसी देवता की तरह मेरे करीब खड़ा था। इसकी निगाहें बार बार मेरे गिले में पड़ी हुई जारा काका
की खोपड़ी की तरफ अलिफाटे जाती थीं और उनमें खून उतर आता था। मैंने महसूस किया कि वो किसी इज़्तिराब से दो चार है। वो अजीब अजीब बेहंगम किस्म की हरकतें कर रहा था। कभी अपने गले में पड़े हुए कड़े के नी लगता, कभी अपने जिस्म का रंग खर्चने लगता, कभी बाल खसूटने लगता। वो इस कैफियत से काफी देर तक दो चार रहा। फिर उसने एक गरजदार आवाज अपने हल्क से निकाली, इतनी भयानक कि मेरे अतराफ खड़े हुए निज़ाबरदार हबशी भी कांप अलिफाट है। मौत का ये जश्न नकारों की गूंज में मनाया जा रहा था। शोइला ने हलाकत खेज आवाज में कहा, ए मनहूस अजनबी मुकद्दस जारा काका की खोपड़ी अपनी गर्दन से उतार दे, ये शोइला का हुक्म है। शोइला का हुक्म सुनकर मुझे अपनी सांस उखड़ती हुई महसूस हुई, लेकिन मैं मुस्तैद खड़ा रहा। मुझे तोशा ने बताया था, जिसने कहा था कि जिस शख्स के पास जारा काका की खोपड़ी हो वो आसमानी बलाओं और ज़मीनी फसाद विशर से महफूज रहता है। ये ख्याल आया तो कुछ हिम्मत पैदा हुई। मैंने सोचा, जाबिर शोइला खोपड़ी उतारने का हुक्म इतनी सख्ती से क्यों दे रहा है, और जुलैन ने अपनी शर्त मनवाते वक्त खोपड़ी उतारने की हिदायत क्यों की थी। बात मेरी समझ में आ रही थी। मैंने हिम्मत करके शोइला को मुखातिब किया, शोइला, मुझे इल्म है कि तुम तोरी कबीले के मुअज़्ज़ज़ सरदार हो। मैं तुम्हारी पुरस्रार ताकतों के बारे में भी जानता हूँ। हालात ने मुझे तुम्हारे आगे बेबस कर दिया है, लेकिन मैं जिल्लत की जिंदगी के बजाय इज्जत की मौत मरना पसंद करता हूँ। मुकद्दस जारा काका की ये खोपड़ी मैंने ताकत से हासिल की है, मैं इसे नहीं उतार सकता था। एक बेबस इंसान के सामने अपनी पुरअसरार ताकत का मुजाहिरा करते हो। अगर मुझसे मुकाबला करना है तो ये शुबदे अलहदा रखो। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ तुझे ये सब कहाँ से मालूम हुआ है। शोइला नफरत अंगेज लहजे में बोला, तूने इस बदबख्त तोशा को मजबूर कर दिया था। तूने मेरी अमानत में खयानत करके एक जलील जुर्म का इर्तिकाब किया है। शोइला मदफून मर्दों का हाल भी जान सकता है। तोशा ने मुझसे गद्दारी की है। शोइला ने चंद वहशियों को इशारा किया। इसके हुक्म पर नीज़ा बरदार हबशी दोबारा झोंपड़ी में गए और तोशा को बालों से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले आए। मुझे हैरत थी कि तोशा के मुंह से इस वहशियाना रवैये पर एक आह तक ना निकल सकी। अलबत्ता वो खौफ से जर्द हो रही थी। इसके पीछे सरंगा, सरिता और नीरी भी नीज़ा बरदारों के साथ इस अजदहाम में शामिल हो गए। तोशा ने मुझे देखा तो नफरत से मुंह फेर लिया। शोइला ने बाआवाज बुलंद तोशा पर गद्दारी का इल्जाम आयद किया। तोशा जवाब देने के बजाय खामोश खड़ी रही। शोइला चंद लम्हों तक उसे घूरता रहा। फिर उसने दोनों हाथ सीने की सीट में आगे की जानिब फैलाए और घुटनों के बिल बैठकर अपने हाथ की खुली हुई उंगलियों को हरकत दी। अचानक मेरे सरिता और तोशा के मुंह से एक चीख निकल पड़ी। जिस जगह तोशा खड़ी थी वहां जहरीली नागों ने न जाने कुन रास्तों से आकर घेरा डाल लिया था और खतरनाक अंदाज में फुनकार रहे थे। तोशा की खामोशी बरकरार न रही सकी। वो हज़ियानी अंदाज में चीख रही थी। इसकी आंखें दहशत से बाहर निकल आई थीं। जहरीले नाग अपनी जुबानें निकाले झूम रहे थे। फिर जो मंजर मैंने देखा उसे बयान करते हुए जुबान लड़खड़ाती है। जहरीले नागों ने जिस हिस्से का अहाता कर रखा था वहां जमीन के छोटे मोटे सुराखों से बेशुमार आदमखोर चूंटियां नमूदार हैकर तोशा के बदन से लिपट गई। तोशा ने खुद को बचाने की जदोजहद की, लेकिन नाकाम रही। इसकी कुव्वत मुदाफत जवाब दे गई। चींटियों ने उसे छिपा लिया और मिनटों में उनका जहर तेजी से इसके खून में सरायत कर गया। वो तड़पती और जमीन पर हाथ पीर मारती रही, लेकिन चींटियों के इस हुजूम ने इस तरह यलगार की थी कि तोशा ज्यादा देर जिंदा न रह सकी। शोइला अपने अमल में मसरूफ था और गर्दन अलिफाटे कर दिलचस्पी से तोशा का ये इबरतनाक अंजाम देख रहा था। ढोल पिट रहे थे। मेरी हालत अबतर हो गई थी। मैंने अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली
इन चींटियों के बारे में पहले सुना ही था, अब आंखों से देख लिया। तोशा का सारा बदन उन चींटियों ने खा डाला। मेरी नजरों के सामने महज हड्डियों का पिंजर रह गया था। सरिता बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मेरी तबीयत भी मुकद्दर हो गई थी। शोएला ने मुझे मुखातिब किया। देखा तो ने मुजरिम तोशा का अंजाम। यह है मेरी ताकत। मैं कहता हूं तो मुकद्दस जारा काका की खोपड़ी उतार दे। सरंगा ने मुझे इशारे से मना किया कि मैं इनकार कर दूं। मैंने इनकार कर दिया। शोएला तिलमिलाकर रह गया और मुझे भयानक सजाओं से डराने धमकाने लगा। ये बात अब आसानी से समझ में आ गई थी कि वो लोग खुद बढ़कर जारा काका की खोपड़ी मेरी गर्दन से उतारने में गुरेज कर रहे हैं। यकीनन इसमें भी उनकी कोई मसलहत होगी। मैंने खोपड़ी पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली और सरंगा के इशारे पर दोबारा मना कर दिया। शोएला ये कहकर वहां से पील पिटकुत्ता हुआ रुखसत हो गया कि वो 2 दिन की मोहलत दे रहा है। अगर खोपड़ी नहीं उतारी गई तो कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हम सब नीम जान व दिल झोंपड़ी में वापस आ गए। सरिता का बुरा हाल था। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। अंदर फ्लोरा तन्हा लेटी हुई थी। वो गालिबन अपने होश व हवास खो बैठी थी। सरंगा दास सर झुकाए कुछ सोचने लगा था। यकाएक वो मुझसे मुखातिब हुआ। अजीजम जाबरुतम ने बताया नहीं कि ये खोपड़ी तुमने कहाँ से हासिल की है? क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं रहा? नहीं नहीं, सरंगा, मैंने शर्मिंदगी से कहा। अगर हम बच्चे खिंचे लोग एक दूसरे पर एतमाद नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे? रात की सरगुज़श्त बताओ, शायद मैं कोई राह निकाल सकूं। सरंगा ने हौसला दिलाया। रात तमाम राहें मसदूद हो चुकी हैं सरंगा। हमारी कुश्ती छुपा दी गई है या ज़ाय कर दी गई है। हम यहाँ मरने के लिए आए हैं। अब क्या रह गया है? जल्द ही ये रोज रोज का तमाशा एकदम खत्म हो जाएगा। सरंगा, अब मैं थक चुका हूं। मैंने अफसुर्दगी से कहा। तुम हिम्मत हार बैठे हो। तुमने जारा काका की खोपड़ी हासिल करके एक कारनामा सरंजाम दिया है। मुझे बताओ ये सब कैसे हो गया? इसके इसरार पर मैंने गुज़िश्ता रात की तमाम सरगुज़श्त सुना दी। सरंगा शौक और हैरत से सब कुछ सुनता रहा और आंखें पिटपिटाता रहा। जाबिर, क्या तुम्हें वो गार याद है? उसने कहा। मैं इसे तलाश कर सकता हूं। मैंने इज़्मेहलाल से जवाब दिया। क्या तुम मुझे लेकर वहां चल सकते हो? मगर सरंगा, ये किस तरह मुमकिन है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं वहां जाना चाहता हूं, मगर क्यों? तुम्हें पता नहीं कि तुम मंजिल से किस कदर करीब पहुंच गए थे। तुमने अपनी जज्बाती तबीयत कम फहमी और जल्दबाजी से बना बनाया काम बिगाड़ दिया। तुमने मसलहत अंदेशी से काम नहीं लिया। बहरहाल ये खोपड़ी अपने पास महफूज रखो। यहाँ अभी तुम्हें कुछ और भी दिलचस्प और खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। तुमने एक बड़ा काम किया है। तुम्हारे पास खोपड़ी मौजूद है। मेरी और सरिता की फिक्र न करो। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूं। मेरे अजीज, ये असरार की दुनिया है। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुमने शायद गौर से मेरी बातों पर तवज्जो नहीं दी। अजीजम, हौसले से काम लो। मुझे किसी तरह इस सुरंग में पहुंचा दो। क्या तुम सरिता के साथ जाओगे? मैंने पूछा। नहीं, सरिता यही रहेगी। क्या सरिता का यहां तन्हा रहना ठीक होगा? सरंगा ने इस पहलू पर गौर नहीं किया था। सरिता को यहां तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता था। न जाने वो इसके साथ क्या सलूक करेंगे। सरंगा दास बेचैनी से पहलू बदलने लगा और आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि सरिता का यहां रहना खाली अज खतरा नहीं है। हमने तय किया कि जब फ्लोरा यहां से शोएला के पास चली जाएगी और नीरी इसके साथ रुखसत हो जाएगी तो हम सरिता के साथ यहां से फरार की कोशिश करेंगे। हम दोनों देर तक अपने आइंदा अक़दाम के बारे में सोचते रहे। सरंगा के लहजे की तमकनत और मानी खेजी से मैं पहले ही मुतासिर था। वो मेरे लिए एक बहुत ही अनमोल शख्स साबित हुआ था। इसे अपने आप पर काबू रखने की गैर मामूली कुदरत हासिल थी।
वो कुछ ऐसी पर असरार बातें और हरकतें करता रहता था जो मेरी अक्ल में नहीं आती थी। सारा दिन हम दोनों इधर उधर की गुफ्तगू करते रहे। सरिता भी मेरे करीब बैठी गौर से गुफ्तगू सुनती रही। सुबह से शाम तक आंसू बहाने के सिवा इसे कोई काम नहीं था। नीरी ने दिन भर मुझसे बात नहीं की थी। वो हसरतनाक नजरों से मेरी तरफ देखती और फलोरा के बदन से कीड़े अलहदा करने में मसरूफ हो जाती। मुझे इसकी हालत पर रह रहकर तरस आता था। सरिता बेकार बैठे बैठे उकता गई थी। इसे जब कोई काम नहीं मिला तो वो मेरा सर दबाने लगी। ये मासूम लड़की धीरे धीरे बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर के जौहर मुझ पर आया कर रही थी। जब अंधेरा चारों तरफ फैल गया तो हम खामोश हो गए। कब तक बातें करते? हम आने वाली कल की सलामती के लिए दुआएं मानने लगे। आने वाली कल बड़ी गैर यकीनी थी। मैं सुना नहीं चाहता था, इसलिए कि मुझे खदशा था कि कहीं कोई मेरे गिले से ये खोपड़ी ना आतार ले। मुमकिन है सरंगा की नीयत खराब हो जाए। मुमकिन है नीरी उसे हासिल करने की कोशिश करे, क्योंकि वो इस खोपड़ी की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ है। चुनांचे मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुसलसल जागता हूं। सोचते सोचते मेरे जहन में आया कि क्यों ना खोपड़ी गिले से उतारकर अपनी शिकस्ता पतलून के अंदर डाल लूं और उसका सर किसी बटन से बांध लूं, लेकिन इससे कहीं खोपड़ी की बेहुरमती ना हो। मैं लेटा रहा। जब भी गुनूदगी तारी होने लगती मैं हड़बड़ा कर उठ बैठता। जब भी उठता नीरी को उदासी के आलम में बैठी हुई देखता। वो तोशा की अलमनाक मौत के गम से निढाल थी और अपने अंजाम की तरफ से मुंतजिर नजर आती थी। आज तो शोयला ने इसे छोड़ दिया था, मगर कल क्या होगा? इसका जुर्म भी तोशा की नौयत का था। मेरा दिल कहने लगा कि उसे करीब बुलाऊं। आखिर वो जाग क्यों रही है? कल अपरसों वो भी ज़ब्ह कर दी जाएगी। मैंने इसे उंगली का इशारा किया। जब वो नहीं आई तो कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने इसे आवाज दी। नीरी, मुझे तोशा के अंजाम पर अफसोस है, मगर तुम्हें मालूम है कि मैं यहां महज एक कैदी हूं। काश मैं उसकी कोई मदद कर सकता। जवाब में वो सकने लगी। मैंने इसका सर अपनी गोद में ले लिया। मैं समझ गया कि वो जारा काका की खोपड़ी से खौफजदा है। मैंने हार पलटकर खोपड़ी का रुख पुश्त की तरफ कर दिया। आओ आओ नीरी, मुकद्दस जारा काका की खोपड़ी अब तुम्हारे सामने नहीं है। कल पता नहीं तुम्हारे और मेरे साथ क्या हो। हमारे पास सिर्फ आज की मोहलत है, कल का कोई भरोसा नहीं। यहां हर सौ खूरीजी है, दरिंदगी का खेल है। हम तुम जो इस वक्त बच्चे इंसान हैं, क्यों ना इंसानों की तरह मिलें। जिंदगी का जो मुख्तसर वक्त मिला है, इसे क्यों ना लुत्फ के साथ गुजारा जाए। तुम मौत से डरती हो। एक वक्त था कि मैं भी डरता था, मगर मौत कई बार आकर टल गई। हर बार मैं मरने के लिए तैयार हो गया था और हर बार मुझे जिंदगी मिली। अब मैंने मौत के बारे में सोचना तक छोड़ दिया है। तुम भी ऐसा ही करो। मैं उसकी अफसुर्दगी दूर करने के लिए हयात व ममात के फलसफे पर उसकी टूटी फूटी जुबान मैं आहिस्ता आहिस्ता दर्स दे रहा था। ना मालूम वो मेरी बातें समझ रही थी या नहीं। मैं इसे बातों में लगाकर कुछ वक्त लेना चाहता था। यही मौका था जब मैं इससे मुकद्दस अकुबला जारा काका की खोपड़ी के कमालात और असरात के बारे में जरूरी बातें पूछना चाहता था। लेकिन नीरी आज कुछ बताने से गुरेज कर रही थी। वो जुवाबा मेरी आगोश पर छुपने लगती और जब मैं इससे ज्यादा परेशान करता तो सिसकियां लेने लगती। मगर मैंने सवालात का सिलसिला बंद नहीं किया। पूछता रहा। इसमें भी अपनी खामोशी नहीं तोड़ी। चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। जब मैंने बहुत ज्यादा इसरार किया और झंझोर झंझोर कर इससे पूछा तो इसने रूह देने वाले अंदाज में कहा कि वो मजीद कुछ नहीं जानती। वो और तोशा जितना कुछ जानती थी वो पहले ही बता चुकी थी। जारा काका की खोपड़ी के मुतालिक इसने सिर्फ इतना बताया कि वो उनके नजदीक सबसे मुकद्दस और मोहतरम है। इसकी इबादत करनी चाहिए। इसके इतलाकात और तरीका इस्तेमाल से वो कतई वाकिफ थी। मैं कुछ इस अंदाज में सवालात कर रहा था
जैसे मैं जानता तो सब कुछ हूं, लेकिन बराए गुफ्तगू बराए बहस पूछ रहा हूं। नीरी मासूमाना अंदाज में सिर्फ हूं हाँ कर रही थी। वो बड़े लतीफ एहसासात की हामिल थी। मैं एक बार उसे खूब अच्छी तरह परख चुका था। अब फिर वो मेरे करीब थी, बहुत करीब। मैंने इसे जमीन पर लिटा दिया और खुद भी इसके बराबर लेट गया। इसका बदन गर्म था और मेरा भी सर्द न था। चुनांचे थोड़ी देर के लिए हम दोनों ये भूल गए कि हम वादी अजल में हैं। मौत हमारे सरहाने खड़ी है और किसी भी लम्हे हमें दबोच सकती है। नीरी अब पूरी तरह मगलूब हो चुकी थी। जारा काका की खोपड़ी मेरे दाएं बाजू के करीब पड़ी आतिश शौक का ये तमाशा देख रही थी। मैं जज्बात के तूफानी धारे में बहने लगा। बस बस, उसने कहा, अब ये नामुमकिन है। क्यों? आखिर तुम्हें ये क्या हो गया है? कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो, उसने अकरा से कहा। क्या तुम फिर खौफजदा हो गई हो? मैंने प्यार से पूछा। नहीं, ये गुनाह है, उसने झिझकते झिझकते कहा। वो गुनाह? वो कैसे? मैंने हंसकर पूछा। वो सामने है। इसने जारा काका की खोपड़ी की तरफ इशारा किया। तो क्या हुआ? इसकी मौजूदगी में ये गुनाह है। ये हमारे कबीले की रस्म है कि जिन लोगों के पास जारा काका की खोपड़ी होती है वो जिस्मानी मेल मिलाप नहीं करते। मैंने आलम वारफ्तगी में से और दबोचती हुए कहा। तुम इस खोपड़ी से डरती हो? इस बेजान शय में क्या धुरा है? ये तुम लोगों का अंधा एतकाद है। मैंने इसे आमादा करने के लिए ये बात कह तो दी, लेकिन मैं खुद इस खोपड़ी का कायल हो गया था। नहीं, जब तक तुम्हारे जिस्म पर यह मुकद्दस खोपड़ी है, ऐसा नहीं किया जा सकता। नीरी ने बहकी बहकी सांसों के दरमियान कहा। इस लहा सरमस्ती में नीरी के अचानक इनकार से मुझ में सरकशी आ गई थी। मुझ पर एक जुनून तारी हो गया था। मेरी अक्ल खोपड़ी की अलहदगी के लिए हरगिज तैयार नहीं थी, मगर दिल था कि नीरी की बात मान लेने को बेचैन था। मेरी अक्ल ने दलील दी कि अगर मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए जारा काका की खोपड़ी उतार दूं तो आखिर क्या हर्ज है। इस लड़की के दस्त और बाजू इतने कवी नहीं हैं कि वो जबरदस्ती अपने गिले में यह तौक जर्री पहन सकी। सरंगा बेहिस्सो हरकत पड़ा है। फलोरा अपने हवास में नहीं है। सरिता कोने में दाल बकी सो रही है। मैंने इसे मुखातिब किया। नीरी, मेरे पास आओ। देखो, मैं ये खोपड़ी अपने गिले से उतार रहा हूं। आओ, मेरे सीने से लग जाओ। अभी मैंने अपने एक हाथ से हारा तारना चाहा ही था कि सरंगा बिजली जैसी सूरत से उठ गया और उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। क्या गजब करते हो जाबिर, सरंगा गरजने लगा। शायद तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। बदबख्त, अगर ये खोपड़ी तुम्हारे गिले से उतर गई तो कुछ बाकी ना रहेगा।